हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान और दोस्तों हम यहाँ चला रहे बहुत ही जबरदस्त ईयर लॉन्ग कोर्स। और आज का जो टॉपिक है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स और उसके साथ में रियोस्टेट, है ना। रियोस्टेट भी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, रियोस्टेट क्या बीमारी है, तो उसको भी आज अब मैं ले लेता हूं क्योंकि ये कलर कोडिंग छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने सोचा रियोस्टेट भी आपको करवा ही देता हूं, राइट। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द सेशन, बहुत ही रॉकिंग सेशन होने वाला है। और एक और चीज बता दूं, कलर कोडिंग जो है ये वाला टॉपिक आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से उनको भी जाके देख लें, बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस चल रहे हैं, राइट। तो देखो कलर कोडिंग, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने यहां पर पहले ही चार्ट बना लिया है। कलर कोडिंग का काम क्या है, देखो आपके पास क्या होता है मार्केट के अंदर, अगर आप रजिस्टर लेने जाओगे, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, अगर आप लेने जाओगे तो आप उसको क्या बोलोगे कि भाई मुझे 5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, मुझे 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, और प्लस साथ में उसकी रेटिंग भी बोलते हो कि मुझे 10 वोल्ट तक का, 20 वोल्ट तक का, इस तरीके से आप परचेस करने जाओगे। अब जब वो रजिस्टर देता है तो हर रजिस्टर की पहचान होती है कलर कोडिंग की, उसकी वैल्यू क्या है। कलर कोडिंग जो होता है वो क्या देता है, इट विल शो यू द एग्जैक्ट वैल्यू, और नॉट एग्जैक्ट, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो यहां से अगर आप देखोगे तो रजिस्टर एक्चुअल में दिखता कैसा है, एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है रजिस्टर, है ना। कलर कोडिंग पे आ रहा हूं मैं, एक सिलिंड्रिकल शेप का एक रजिस्टर होता है। कभी जीवन में जिंदा रहा बहुत समय तक तो जरूर रजिस्टर पूरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हर चीज का मैं लेके आऊंगा, थोड़ा कोर्स कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, फिर उसके बाद में एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको। तो इस तरह का सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, छोटा सा होता है, बिल्कुल चावल के दाने जैसे। चावल का दाना नहीं, मतलब गेहूं का दाना, गेहूं का दाना भी नहीं, समझ लो, मतलब अलग अलग साइज के होते हैं, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा रजिस्टर होता चला जाता है। तो इस तरह का एक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, उसके ऊपर कलर्स बने हुए होते हैं, कलर्स की लेयर होती है। सपोज ये मेरे पास ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती है, 1 2 3 4। आपके पास दो तरह के रजिस्टर्स देखने को मिलेंगे, एक तो जिसपे 4 कलर दिखेंगे आपको और एक जिसपे 3 कलर दिखेंगे। और भी बहुत सारी वेराइटीज होती है, लेकिन बेसिक आपकी जो कलर कोडिंग की टर्मिनोलॉजीज है वो स्टार्ट होती है आपकी 4 लेयर रजिस्टर से और 3 लेयर रजिस्टर से, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये 4 जो लेयर है, ये चारों की लेयर क्या है, ये कलर है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर है। अब कलर कोडिंग में मेरे को क्या, आपको एक टेबल आपको याद रखनी होगी, आपको एक टेबल याद रखनी होगी। ये कलर है मेरे पास कितने, टोटल 10 कलर है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। इसको याद करने का तरीका बता दूंगा मैं। और 2 और स्पेशल कलर होते हैं, गोल्ड, सिल्वर। भाई गोल्ड सिल्वर वैसे ही अपने आप में स्पेशल है, तो इनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। इनके इनिशियल्स दिए हैं मैंने यहां पर, है ना, BROY, ग्रीन, GBVGW, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं मैं, कि ये जो इनिशियल्स है उससे आप इसका जो ऑर्डर है वो याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है कि BB रॉय ऑफ ग्रेट भारत, बहुत लोगों का अलग अलग तरीका होता है। BB रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैड वेरी गुड वाइफ, हैड वेरी गुड वाइफ, राइट। तो बीबी रॉय आपके पास क्या हो गया, बीबी रो रही है, बीबी रॉय ऑफ, हटा दो, ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 मेरे पास क्या हो गए, कलर हो गए। इस तरीके से आप इनिशियल्स याद रख सकते हो। अब यहां पर बीबी 2 बार रो रही है, मतलब बी 2 बार आ रहा है और जी आपके पास 2 बार आ रहा है। याद करने का तरीका क्या है, के बाद एन आता है भाई, तो ब्लैक पहले आएगा, ब्राउन बाद में आएगा। इस तरीके से जी भी 2 है तो एन के बाद में वाई आता है, ऐसे याद रख लें आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ऑर्डर याद रखना है। इस ऑर्डर को किस तरीके से यूज करेंगे अपन कलर कोडिंग को, ताकि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू आइडेंटिफाई हो पाए, तो उसको अपन आगे देखते हैं। तो ये सारे कलर्स हो गए। नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है मेरे भाई लोग, 0 से स्टार्ट होती है, हमेशा ध्यान रखना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कलर्स हो गए नंबर। मल्टीप्लायर का मतलब होता है m, नंबर को n से लिख रहा हूं, मल्टीप्लायर का मतलब हो गया 10⁻n। मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो गया, 10⁻n। मतलब इस कलर का, अगर ब्लैक कलर का नंबर बोलूं तो 0 है, इसका मल्टीप्लायर लिखूं तो क्या हो जाएगा, 10⁻0। इसका मल्टीप्लायर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻1। इसका लिखूंगा तो क्या आएगा, 10⁻2। इसका लिखूंगा 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7,
10⁻8 10⁻9, ये मल्टीप्लायर हो गया। टॉलरेंस जो होता है वो एरर, टॉलरेंस बोलो या एरर, ऑब्लिक करके एरर भी लिख देना यहां पर, टी फॉर टॉलरेंस। जनरली ये जो तीन चीजें जो अलग से लिखी है मैंने, बिल्कुल अलग सेगमेंट बना दिया है। टॉलरेंस सिर्फ इनके लिए होता है, इन कलर्स के लिए कोई टॉलरेंस नाम की चीज नहीं होती है। ये जो दो कलर होते हैं या जो कोई भी कलर नहीं है, ये कोई कलर नहीं है, उसका मतलब अभी समझ में आएगा, वो हमेशा इंफॉर्मेशन देता है एरर, कि अब रजिस्टर अगर आप बाजार में परचेस करने जाओगे तो उसके अंदर कितनी पॉसिबल एरर है, तो वो पॉसिबल एरर मुझे पता चल जाती है। तो गोल्ड के लिए जो होता है वो होता है ±5%, मतलब 5% होता है, प्लस माइनस हटा दो भली। और सिल्वर के लिए होता है 10%, और नो कलर जब होगा उसके लिए होता है 20%। ये नो कलर भी बताता हूं मैं, ये ध्यान रखो। टॉलरेंस जब भी गोल्ड कलर दिखे तो याद रखे टॉलरेंस 5%, जब भी सिल्वर कलर दिखे याद रखे टॉलरेंस 10%। जी के बाद एस आता है ना, गोल्ड सिल्वर, जी के बाद एस आता है, ऐसे याद रखें आप। अब देखो, अब कलर क्या है मेरे पास, फर्स्ट जो दो कलर है उसको मैंने बोल दिया है नंबर्स, फर्स्ट जो दो कलर है उसको मैंने क्या बोल दिया है, नंबर्स। थर्ड जो होता है वो होता है मल्टीप्लायर, और फोर्थ जो होता है वो होता है टॉलरेंस, एनएमटी। समझ में आ गया, एनएमटी ये। अब यहां से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N1 N2, दोनों को साथ में लिखना है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, N1 N2 अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर नाम इसीलिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है। और टॉलरेंस जो होता है वो एरर बताता है, एरर को कैसे लिखते हैं अपन, ±T परसेंटेज के अंदर, टी वैसे ही परसेंटेज में है, समझ में आ गया होगा टॉलरेंस। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ओम्स के अंदर, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ओम्स के अंदर, समझ में आ गया। ये अपने पास फॉर्मूला होता है सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सपोज ये मेरे पास एक क्या है, ये आपके पास क्या हो गया, एक रेजिस्टर हो गया, ठीक है। इसमें मेरे पास ये 4 लेयर दी हुई है, ये पहले वाला बोल देता हूं मैं रेड, फिर बोल देता हूं मैं है ना वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट, और ये बोल देता हूं मैं, इसको बोल देता हूं ऑरेंज, और यहां पर बोल देता हूं मैं सपोज सिल्वर। ये अलग अलग कलर है, ये रेड कलर की लाइन है, मतलब पूरी कॉन्सेंट्रिक रिंग है, सिलेंड्रिकल है ना, तो रेड कलर की रिंग, फिर वॉयलेट कलर की रिंग, फिर ऑरेंज कलर की रिंग, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला क्या है, अब इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखो आप। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इसकी, पहला तो क्या N1 N2, पहले जो दो नंबर होंगे, पहले जो दो कलर होंगे वो सीधे यूं क्यों लिखो आप। तो रेड का नंबर देखो कितना होता है, रेड का नंबर होता है 2, वॉयलेट का नंबर देखो कितना होता है 7, और ऑरेंज कितना होता है मेरा 3। तो ऑरेंज मतलब 10⁻, ऑरेंज कितना होता है 3। तो थर्ड कलर क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, थर्ड होता है मल्टीप्लायर। और सिल्वर का मतलब कितना हो गया 10%। तो बस इसकी वैल्यू लिखो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10% ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। अब यहां पर अगर आप देखो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, तो एक्चुअल में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये 27 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ना। कहीं भी अगर इसकी वैल्यू यूज करनी हो तो कितनी यूज करोगे, हमेशा 27 किलो ओम, किसी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो। लेकिन इसके अंदर एरर कितनी, पॉसिबल एरर कितनी है, 10% की एरर है। 10% की एरर मतलब अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो सकती है, मतलब 27 किलो ओम का 10% निकालो, है ना। 10% ऑफ 27 इंटू 10⁻³ कितना हो गया 2700, 10% ही होगा इसका, 27,000 का 10% कितना होगा 2700। अब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक, अब इसकी रेंज, इस रेजिस्टेंस की रेंज अगर मैं लिखूं तो कहां से कहां तक पॉसिबल है, इसमें से 27,000 में से 2700 माइनस कर दो, यहां से लेकर कहां तक 27,000 में 2700 प्लस कर दो, तो यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच में इसकी वैल्यू जो होगी वो लाई करेगी। एरर का मतलब ये होता है ना, अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ये हो गया बस कलर कोडिंग, समझ में आ रहा है। देखिए मेरे पास 4 लेयर का हो गया, इसके बाद नोट कर लेना इसको आप। देखिए 3 लेयर का एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और करवाता हूं मैं 3 लेयर का। देख 3 लेयर का और बताता हूं, ये 4 लेयर हो गया। एक और क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है कि भाई 3 लेयर में क्या हो गया, देखो सपोज मैंने 3 ही कलर दिए हैं, यहां पर 3 ही कलर है ही नहीं, ये 3 कलर ही हैं, और मैंने कलर बोल दिया भाई, इसको बोल दो आप ग्रीन, ये ग्रीन है ना, ये हो गया आपके पास रेड,
और इसको ले लो आप ब्लैक, इसको ले लो ब्लैक। देखो बस इसमें अब क्या हुआ, पहला कलर तो मेरे पास, ये तो मेरे पास क्या हो गया N1, दूसरा कलर क्या हो गया N2, तीसरा कलर होता है मल्टीप्लायर। अब यहां पर कोई कलर नहीं है, यहां पर कोई कलर नहीं, नो कलर का मतलब समझ में आया, कोई कलर नहीं है। फोर्थ कलर टॉलरेंस कलर होता है, अगर वो एब्सेंट है इसका मतलब नो कलर वाली कंडीशन आ गई, तो ये कोई कलर नहीं है, नो कलर। नो कलर, नो कलर का मतलब कितना होता है 20%। अब N1 ग्रीन, ग्रीन का देख लो कलर, ग्रीन का कितना आ रहा है 5, तो ये तो हो गया 5। और रेड, रेड का कितना है मेरे पास 2। और ब्लैक, ब्लैक मेरे पास देख कितना हो गया, इसका टॉलरेंस कितना 10⁻�0, ठीक है 10⁻�0। तो देख यहां से अब सीधे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप लिखोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, भाई वैल्यूज देख लेना भैया, गड़बड़ नहीं लगा दिया हूं मैंने, ग्रीन का वैसे 5 ही होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो नंबर एज इट इज लिखो आप 52, और ये कितना हो गया 10⁻�0 प्लस माइनस 20% ओम। मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻�0 मतलब 1, ये 52 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और इसके अंदर एरर कितनी हो गई 20%, तो जैसे मैंने बताया था 52 का 20% निकालो आप, उसको 52 में से माइनस करो तो वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी इस रेजिस्टेंस की, और उसमें प्लस 20% करो आप 52% का 52 में, तो वो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होगी इसकी रेजिस्टेंस की। अरे भाई समझ में आया। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये कलर कोडिंग होती है, जो आपका बहुत चुल्लू पर पानी में डूब मरने जैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मतलब ये सही होना ही चाहिए आपके पास में, ये सही होना ही चाहिए, ठीक है। इसको लिख लो आप जल्दी। उसके बाद देखो मैं रियोस्टेट करवाता हूं आपको, मैं रियोस्टेट, ठीक है। कलर कोडिंग हो गया, नाउ विल टॉक अबाउट रियोस्टेट, है ना। हटा दो इसको, मैं लिख लेना इसको भाई, लिख लेना। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा सा ही है, लेकिन बस ठीक है। रियोस्टेट बहुत इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। लैब के अंदर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह है नहीं है यार, असल अभी फाइनेंशियली भी थोड़ा माहौल डाउन चल रहा है। हाँ बाकी मैं सारे इंस्ट्रूमेंट खरीद के साला तुम्हें अभी माहौल कर देता तुम लोगों का, मज़ा आ जाता। पर लेट्स से कोई बात नहीं, इन फ्यूचर में सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे, एक एक चीज़ पोटेंशियोमीटर सब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल्स करके बताऊंगा मैं आपको, मज़ा आ जाएगा, मतलब लाइफ सेट है, देखना। चल हाँ, रियोस्टेट, रियोस्टेट एक तरह का क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट एक तरह का क्या है, इसको आप वेरिएबल और फिक्स भी कर सकते हो, दोनों तरीके से। मतलब एक तरह का फ्लेक्सिबल रेजिस्टेंस होता है ना, कि अगर आपके पास क्या, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू, अभी तो आपके पास क्या था, सपोज मार्केट में लेने गए एक 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस, तो आपके पास एक फिक्स वैल्यू हो गई। लेकिन आप चाहते हो किसी सर्किट के अंदर वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूं, वेरी करके देखना चाहता हूं। कभी मैं सर्किट के अंदर 5 किलो ओम लगाना चाहता हूं, कभी सर्किट के अंदर मैं 10 किलो ओम लगाना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको रियोस्टेट की रिक्वायरमेंट आएगी। दिखने में इसका फोटो बता देता हूं मैं आपको, दिखने में कैसा होता है। हालांकि थंबनेल के अंदर मैंने रियोस्टेट का मैं थंबनेल अब बनाऊंगा मैं वैसे जगह मिली तो थंबनेल का फोटो, थंबनेल के अंदर फोटो भी डाल दूंगा मैं, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। तो रियोस्टेट एक्चुअल में आप लैब में जाओ, लैब में अगर आप देखा होगा तो ये सिलेंड्रिकल ऐसा कुछ सिलेंडर होता है ना। रियोस्टेट का फोटो बता देता हूं मैं आपको, ये इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे वायर लपेटे, एक वायर लपेटे हुए होते हैं इसके अंदर। ये बहुत पास पास बना दिए, बहुत सारे बनाने पड़ जाएंगे, बाई गॉड की कसम, मज़ा आ गया भाई। ये तेरी भाई की टांग, वाओ आई लव यू, वाओ जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हांगर, ठीक है। ये वायर मतलब यहां से शुरू हुआ, इसका पिछवाड़ा देखो आप, पीछे से वायर ऐसा होगा उधर, तो यहां से, ठीक है। तो एक होगा ये यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल वायर हो गया मेरे पास, ये पूरा कंप्लीट वायर है, ठीक है। और यहां से इसका ये स्टैंड होता है, यहां से ये लैब के अंदर आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा होता है। और इस वायर को आप, इस वायर से आपके पास 2 टर्मिनल निकले होते हैं, ठीक है। वायर के यहां से 2 टर्मिनल निकले हुए होते हैं, है ना। इस वायर को यहां से ऐसे कनेक्ट करके यहां पर एक टर्मिनल निकाल देते हो आप, है ना। इस वायर का ये वाला एंड यहां पर कनेक्टेड रहता है, और वायर का ये वाला एंड जो होता है वो यहां पर एक टर्मिनल के थ्रू कनेक्टेड रहता है,
और फिर यहां पर मेरे पास क्या होती है, एक और यहां पर एक फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्ट होता है, ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्ट होता है जो एक रोड के ऊपर मूव करता रहता है, रोड के ऊपर मूव करता रहता है ना। ये रोड है, ये रोड यहां से फिक्स होती है, ये रोड यहां से फिक्स होती है, ये ठीक है। और यहां से ये वाला जो एंड है, ये मतलब एक मेटल है, ये मेटल है, मतलब ये दिस मेटल, ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये डायरेक्टली इन वायर्स के कांटेक्ट में है, ये डायरेक्टली इन वायर्स के कांटेक्ट में, कॉन्सेंट्रिक वायर चल रहा है ना, इसके कांटेक्ट में है। तो यहां से ये क्या, उस मेटल से जैसे कांटेक्ट बना, ये यहां तक आया, और यहां से वापस आप एक और टर्मिनल निकाल देते हो यहां पर, ऐसे एक और टर्मिनल आप यहां पर लेके आ जाते हो। तो यहां पर अगर देखोगे तो देयर आर 3 टर्मिनल्स, इसको टर्मिनल ए बोल देता हूं मैं, इसको टर्मिनल बी बोल देता हूं, इसको टर्मिनल सी बोल देता हूं मैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। कहीं कहीं लैब के अंदर देखोगे आप, ये जो इनका प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से भी होता है, इन दोनों को कोई कोई 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। कभी कभी आप यहीं से वायर उठाया और यहीं एक टर्मिनल दे दिया, समझना ये, और एक और टर्मिनल यहां पर बना दिया, ये तो 2 टर्मिनल यहां पर भी दिखेंगे आपको लैब में कहीं, और इस थर्ड टर्मिनल को यहां बना देते हो आप, या तो यहां पर या यहां पर। तो 2 तरह के स्ट्रक्चर आपको लैब के अंदर दिखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने एक स्ट्रक्चर यूज किया है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे, आपको एक चीज पता है, एक वायवा आपके लैब के अंदर एक वायवा का फिक्स क्वेश्चन आता है कि भाई जो रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रियोस्टेट। तो रियोस्टेट का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, आपने पता होगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रियोस्टेट, कि रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर ऑफ रियोस्टेट। इस रियोस्टेट का जो वायर होगा उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। वायवा का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है आपका लैब के अंदर, ऑलराइट। अब देखो यहां पर देखोगे, अब यहां ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में वायर की लेंथ हमेशा फिक्स्ड होगी। सोच के देखो, ए और बी के बीच में वायर की लेंथ हमेशा फिक्स होगी, और अगर वायर की लेंथ अगर फिक्स्ड है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। तो यहां पर अगर आप देखोगे आर ए बी है ना, आर ए बी अगर आप देखोगे, रेजिस्टेंस लिखोगे तो ये हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ये क्या होगा, फिक्स्ड, ये क्या होगा, फिक्स्ड। अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं, अब सी, टर्मिनल सी, अब ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं पॉइंट पी। अब ध्यान से सोचना, एक चीज ये समझ में आ गई अपने को। अब ए और सी के बीच में है ना, अगर मैं सर्किट के अंदर ए और बी टर्मिनल को यूज करूं, तो ए और बी टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो अपना काम में आएगा। ये तो खाली एक कॉन्टेक्ट है, एक पॉइंट लगा रखा है, और ये पॉइंट का यहां से कनेक्टेड है जो ओपन है, और ओपन टर्मिनल का कोई मतलब होता ही नहीं है, इसको कहीं यूज कर ही नहीं रहे अपन। अगर सिर्फ ए और बी यूज कर रहा हूं, इसका मतलब इसको आप एक फिक्स रेजिस्टेंस की तरह काम में ले रहे हो। अब सोचो, अगर मैं ए और सी टर्मिनल को यूज करूं, अगर ए और सी टर्मिनल के बीच में अगर मैं ए और सी टर्मिनल को यूज करूं, तो सोचना, अगर पी पॉइंट को मैं राइट में शिफ्ट करूंगा, समझना, अगर मैं पी पॉइंट को राइट में शिफ्ट करूंगा, तो ए और सी के बीच में आने वाले वायर की लेंथ जो होगी वो बढ़ेगी। सोचो, पी पॉइंट अगर यहां आ गया, इस पी पॉइंट को मैं यहां लेके आता हूं, तो यहां से लेके, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो वायर होगा उसकी लेंथ ए और सी पॉइंट के बीच में आएगी, और जितनी ज्यादा लेंथ आएगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो पी, एज यू मूव पी पॉइंट टुवर्ड्स बी, पी को बी की तरफ मूव करोगे, तो ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पर एक और पॉइंट देंगे, यहां पर क्या होगा, एज पी पॉइंट, ये स्लॉट होता है, मतलब यहां से इसको आप शिफ्ट कर सकते हो ना, ऊपर वाले एंड को शिफ्ट कर सकते हो। तो एज पी पॉइंट शिफ्ट्स राइट या शिफ्ट्स टुवर्ड्स बी, ऐसे देख लो आप, टुवर्ड्स बी क्या होगा, तो लेंथ बिटवीन, है ना, लेंथ ऑफ वायर किसके बीच में, बिटवीन ए एंड सी इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस, ए और सी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो, ए से लेके सी के बीच का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, ये पी पॉइंट जैसे इधर आएगा, पी पॉइंट जैसे इधर आएगा, तो इस सी और बी के बीच का रेजिस्टेंस जो होगा क्या होगा, सी और बी के बीच का रेजिस्टेंस मतलब पी और बी के बीच का रेजिस्टेंस। पी और सी एक ही पॉइंट है, पी और सी
एक ही पॉइंट है, समझो आप, है ना, पी और सी एक ही पॉइंट है, बस इसको, इस पॉइंट को बाहर लेने के लिए मैंने टर्मिनल पे कनेक्ट कर रखा है भाई, यूं समझ लो आप। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको इधर लेके जाओगे तो ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, लेकिन ये पी पॉइंट जैसे बी के पास में जाएगा वैसे वैसे लेंथ ऑफ द वायर विच इज बिटवीन बी एंड सी विल डिक्रीज, है ना। वायर की लेंथ जो बी और सी के बीच में आ रही है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस बिटवीन व्हाट, बी एंड सी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या डिपेंड कर, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं इस सी पॉइंट को, इस पी पॉइंट को कहीं भी लेके चला जाऊं, ए और बी के बीच में वायर की लेंथ कभी भी वेरी नहीं होगी, इसलिए ए बी के बीच में मैंने क्या बोला, हमेशा रेजिस्टेंस फिक्स्ड ही रहना है। बस वेरी कहां हो सकता है, या तो ए और सी के बीच में या बी और सी के बीच में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आपको रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम में लेना है तो इधर यू यूज ए एंड सी टर्मिनल और बी एंड सी टर्मिनल, है ना। ए और सी के बीच में के टर्मिनल से वायर निकालो, रेजिस्टेंस की तरह यूज करो, या बी और सी टर्मिनल को रेजिस्टेंस की तरह यूज करो, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम में आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास एक और चीज क्या आ गई, सो टू यूज रियोस्टेट एज फिक्स्ड रेजिस्टर क्या करना होगा, कनेक्ट बिटवीन, या ऐसे लिख दो, यूज ए एंड बी टर्मिनल, ए और बी टर्मिनल को ही यूज करो। ठीक है, और दूसरा क्या है, टू यूज आर एच एज वेरिएबल। अगर मुझे इसको वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम में लेना है तो क्या करना है, यूज एसी और बी एंड सी, ए और सी यूज करो या बी एंड सी के बीच में यूज करो। तो ये मेरा क्या हो गया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह फिक्स रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम में आ जाएगा रियोस्टेट। सिंपल सी चीज है। अब देखो यहां पर एक तरीके से अब क्या हुआ, अब सोचो क्या ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस और सी और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या दोनों सीरीज में है? देखिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कई बार देखने को मिला होगा आपको। अब देखिए इसको बनाता हूं मैं पूरा, ये पूरा रेजिस्टेंस है, समझना। ठीक है, ये मेरा ए टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया। कई बार आप बीच में बनाते हो ना ऐसे, ऐसे एरो बनाते हो, ये तो ये सी टर्मिनल होता है, ये सी होता है आपका। मतलब बोल सकता हूं मैं ए और सी और बी दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। अरे समझ में आया, दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, एक तरीके से सीरीज में हो गए। ये आपका सी टर्मिनल हो गया, दोनों क्या हो गए, मतलब है ना। यहां से आप बना सकते हो, इसको दो पार्ट में बना सकता हूं मैं। इसको लिख दो ये ए बी, और ये मेरे पास क्या हो गया, सी पॉइंट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए बी रेजिस्टेंस इज सम ऑफ ए सी प्लस सी बी, या बी सी लिख लो, जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ये वेरिएबल। अब सी पॉइंट आपका कहां है, उसके अकॉर्डिंग आपका ए सी और सी बी क्या होंगे, वेरी करेंगे, लेकिन ओवरऑल ए बी हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, एक ये लिख लो इसमें। इसके बाद एक और चीज होती है, इसको पोटेंशियल डिवाइडर की तरह भी काम में लेते हैं, लिख लो। देख, रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, रियोस्टेट एज अ वोल्टेज डिवाइडर बोल दो, पोटेंशियल डिवाइडर बोल दो। रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, है ना, रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। भाई पोटेंशियल डिवाइडर की तरह रियोस्टेट को कैसे काम में लेते हो, देख। अब रियोस्टेट कुल मिलाकर क्या हुआ, अगर मैं इस रियोस्टेट को बनाऊं तो ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। सपोज मैं यहां पर लगा देता हूं कितना, मैंने लगा दिया यहाँ पर कितना, 20 वोल्ट का एक बैटरी लगा दी। ये आपका कहीं सी, ये सी पॉइंट है, सपोज ये सी पॉइंट है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये होगा और एक रेजिस्टेंस आपका ये होगा, समझ आ रहा है? मैं बोल रहा हूं ये वाला टोटल रेजिस्टेंस जो आर ए बी की वैल्यू है, मैं बोलता हूं आर ए बी है आपका कितना, 10 ओम। और मैंने सी पॉइंट को इस तरीके से रखा है कि ए और सी
ए और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 3 ओम है, तो आर सी बी कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 ओम, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, आर ए बी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो ए और बी के बीच में जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के बीच में, वो आपका हमेशा कितना आएगा, 20 वोल्ट आएगा। वो तो फिक्स्ड ही आएगा, फिक्स्ड, कभी वेरी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ए और सी पॉइंट के बीच में, अगर मैं ए और सी पॉइंट के बीच में अगर वोल्टेज यूज करूं, निकालना चाहूं, ए और सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है, कैसे निकालोगे? ये मेरे पास कितना हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये कितना हो गया मेरे पास 7 ओम हो गया। तो देख कितना होगा, अगर वी ए सी निकालना है तो वी ए सी कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 + 7 मल्टीप्लाइड बाय 20 वोल्ट को डिवाइड करना है, 10 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया मेरे पास, ये 6 वोल्ट। इसी तरीके से अगर मुझे वी सी बी लिखना है तो वी सी बी क्या होगा, 20 में से 10 को 6, 20 में से 6 को माइनस कर दो, बचा हुआ उधर आ जाएगा, 20 - 6 कितना हो गया मेरे पास, ये 14 वोल्ट हो गया। तो एक तरीके से 20 वोल्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया रियोस्टेट ने, है ना, एक तो किसमें 6 वोल्ट के अंदर और एक 14 वोल्ट के अंदर, तो पोटेंशियल डिवाइड हो गया मेरे पास, 20 वोल्ट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक तो हो गया मेरे पास 6 वोल्ट और दूसरा क्या हो गया मेरे पास 14 वोल्ट। समझ में? अब आपको यूज करना है, मैं चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ, मेरे पास 20 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन मैं यूज कर उस 20 वोल्ट की बैटरी से मेरे को चाहिए कितना, सिर्फ 6 वोल्ट यूज करना है। आपकी रिक्वायरमेंट 6 वोल्ट की है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, जैसे 6 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना होगा, इस 20 वोल्ट को डिवाइड करना होगा। 20 वोल्ट को डिवाइड कैसे करोगे आप, रियोस्टेट लगाकर। अब यहां पर क्या है, इन दो टर्मिनल को, है ना, इन दोनों टर्मिनल को अगर आप सर्किट के अंदर कहीं लगा दो जहां पर 6 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो 6 वोल्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, और सी और बी टर्मिनल को यूज करोगे तो आपके 14 वोल्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या कर दिया आपने, पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया, वोल्टेज को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट के अंदर, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया मेरे पास, वोल्टेज डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर की तरह भी अपन इसको रियोस्टेट को काम में ले लेते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया आपने, अगर आपको ध्यान हो, लैब के अंदर आपने शायद अभी तक कौन सा एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने, आपका ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने। ओम्स लॉ के अंदर रियोस्टेट यूज करते हो ना आप, ओम्स लॉ के अंदर रियोस्टेट यूज करते हो, उसका सर्किट कैसा बनाया आपने, देखो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। देखो ये लिख लिया आपने, देखो अभी समझ में आएगा आपको। ओम्स लॉ के अंदर भी यही करते हो आप, क्योंकि ओम्स लॉ के अंदर, है ना, होता क्या है, ओम्स लॉ के अंदर आपने एक 3 वोल्ट का सेल यूज किया था, सेल, फिर उसके बाद में की यूज करी, ठीक है, इसको पूरे के पूरे को ये रियोस्टेट पूरा, ये ए टर्मिनल हो गया रियोस्टेट का, ये बी टर्मिनल हो गया, ठीक है, ये ए टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे, एक सी टर्मिनल जो मेरा बीच में है, ये सी टर्मिनल मेरा बीच में है, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं क्या करूं, एक वोल्ट मीटर लगा दूं, इन दोनों के बीच में क्या लगा दूं, अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं, इन दोनों के बीच में क्या लगा दूं, मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं, तो क्या होगा, अरे समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या लगा दूं, अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं, तो देखो अब सी पॉइंट को जैसे जैसे मैं इधर शिफ्ट करूंगा, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या होगी, चेंज होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, चेंज होगी। एज यू इंक्रीज द लेंथ, है ना, रियोस्टेट की पोजीशन आप चेंज कर, सी की पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बार बार क्या हो रहा है, वेरी होगा। और अपने को पता है भाई इधर जाने पर लेंथ इंक्रीज होगी, तो इसका वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से आप रियोस्टेट को यूज करके आप क्या कर सकते हो, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ वोल्ट मीटर। ये नॉर्मल एक सिंपल सा सर्किट हो गया रियोस्टेट को यूज करके, समझ आ रहा है? तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अरे क्लियर, ये हो गया मेरे पास। चलो लिख लो इसको, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लें आप। बस यही सेशन को ओवर करते हैं आज। ओके राइट दोस्तों, तो आई थिंक आपको आज का छोटा सा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा छोटा सा क्यूट सा खूबसूरत सा सेशन है और बहुत ही यूजफुल सेशन है, स्पेशली रियोस्टेट वाला सेशन, है ना। आपको लैब के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लैब के अंदर आप देखोगे ओम्स लॉ के अंदर रियोस्टेट लगाते हो आप, है ना, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट करते हो जब रियोस्टेट लगता है। फिर उसके बाद में आप पोटेंशियोमीटर के अंदर, पोटेंशियोमीटर के 2 एक्सपेरिमेंट है, वहां पर आप रियोस्टेट लगाते हो, है ना। कंपेरिजन ऑफ सेल, जब आपने सेल कंपेयर किया होगा, सेल कंपेयर इंटरनल रेजिस्टेंस या जो भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, वहाँ रियोस्टेट की अलग अलग पोजीशन के लिए किया होगा। और कहाँ लगाते हो रियोस्टेट, आपने रियोस्टेट कहाँ लगाया होगा, और देखो जहाँ भी करंट कंट्रोल करनी है आपने एक हाफ डिफ्लेक्शन मेथड आगे, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। या आपने देखा होगा
आपने अगर सेमीकंडक्टर के प्रैक्टिकल्स कर लिए होंगे, 12th क्लास के अंदर सेमीकंडक्टर के भी प्रैक्टिकल्स हैं, अगर उन प्रैक्टिकल्स को देखोगे तो उसके अंदर आप हमेशा वोल्टेज को वेरी करते हो, है ना, होता है उसके अंदर एक गोल गोल सा होता है, ऐसा घुमाने का, गोल गोल सा घुमाने का होता है, तो वो गोल गोल घुमाते हो, फिर वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग इंक्रीज होती है, तो वो गोल गोल घुमा रहे हो, तो एक्चुअल में क्या घुमा रहे हो, यू आर शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ सी, यू आर ओनली शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ सी। तो जैसे सी की पोजीशन शिफ्ट करते हो तो वैसे वैसे क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में या इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, वोल्टेज की रीडिंग चेंज होगी। जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वोल्टेज की रीडिंग इंक्रीज होती है। इसका मतलब आपने ये दो टर्मिनल यूज कर रखे, ये दो टर्मिनल यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में सी पॉइंट अगर राइट में शिफ्ट होगा तो कहीं ना कहीं वोल्टेज की रीडिंग मेरे पास बढ़ेगी। लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो अंदर, ये सारी चीजें आपके लैब के अंदर है, आपने देखी हुई है। इसका छोटा भाई रियोस्टेट का ही छोटा रूप, अगर लैब में क्या आप गूगल के ऊपर लिखना सिर्फ पोटेंशियोमीटर, सिर्फ पोटेंशियोमीटर, ब्लू कलर के बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस आएंगे ऐसे राउंड शेप में, उसके 3 टर्मिनल निकले हुए होंगे ऐसे, है ना, ब्लू कलर के ऐसे गोल गोल डिवाइसेस आएगी, और यहां पर एक ऐसे रॉड सी निकली हुई होगी ये। तो ये आपका क्या सी टर्मिनल हो गया, ये ए टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया। इसी रियोस्टेट का छोटा भाई है ये, इसको पोटेंशियोमीटर भी बोल देते हैं अपन। तो ये इसका इतना बड़ा यूज नहीं करके, तो ये छोटा सा भाई जो है वो आपका लैब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वहां अंदर लगा हुआ है। वो जो गोल गोल घुमाते हो ना, वो गोल गोल इसको घुमाते हो आप, इसको घुमाते हो आप। तो ये गोल गोल जब घूमता है आपके पास में तो एक तरीके से सी की पोजीशन शिफ्ट होती है, तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस चेंज होता है, या सी और बी के बीच में रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता है। प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें हैं यार, एक्चुअली में क्या है कि कोर्स भी करवाना है तो बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकता, बाकी इतनी चीज़ें हैं बताने को। कभी मैं लैब के सेशंस लूँगा, प्रैक्टिकल सेशंस लूँगा, आपको मज़ा आ जाएगा, शानदार। सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके आऊँगा, थोड़ा सा क्या फाइनेंशियली थोड़ा सा मैं अपलिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ यार कुछ जुगाड़ हो जाए, तो उसके बाद में मैं आपके रियोस्टेट हो गया सब लैब के सारे सामान सब ला के रखूँगा और फिर मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा आपको। जो चीज़ें मैंने थ्योरी में पढ़ी है वो आपको एकदम सामने दिखाऊँगा, मतलब मज़ा आ जाएगा कि आप क्या कर दिया यार ये। ऑलराइट, चलो जाने का समय हो गया, फिर हाजिर होता हूँ कल सेम टाइम। कल अपन क्लास 11 स्टार्ट करेंगे, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल अपन स्टार्ट करेंगे क्या, क्लास 11 वापस स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, वहीं से रिज्यूम करेंगे अपन। उसके बाद पूरा क्लास 11 कंप्लीट करवाऊंगा, देन वी विल कम बैक टू क्लास 12th। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, बाय, गुड नाइट।